सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 स्टाफिंग। अब पढ़ते हैं डायरेक्टिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया, एक गोल सेट किया, उसको कैसे अचीव करना है उस चीज के बारे में प्लानिंग की। फिर पढ़ा हमने ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या किया, उस प्लान में हमें क्या क्या चीजें चाहिएंगी उसको हमने ऑर्गेनाइज किया। अब प्लान को अचीव करने के लिए हमें ह्यूमंस भी तो चाहिए थे, तो हमने स्टाफिंग के अंदर ह्यूमंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया। अब उन ह्यूमंस को काम कैसे करना है वो हम बताएंगे डायरेक्टिंग के अंदर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ instruction, guiding, counseling, motivating, leading peoples to achieve organization goal। इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग, ये करते हैं हम डायरेक्टिंग के अंदर। किनको? एम्प्लॉइज को, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग हमारे यहां काम करते हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस। देखो, डायरेक्टिंग बताती है कि आपको पहला स्टेप कैसे लेना है, उसके बाद आपको कैसे चलते चले जाना है। डायरेक्टिंग में हम मेनली ये बता रहे हैं लोगों को कि आपको काम कैसे करना है, तो उनको पहला स्टेप कौन बताएगा, वो भी डायरेक्टिंग बताएगी। डायरेक्टिंग इनिशिएट करेगी एक्शन की, यहां से आपको चलना है और यहां पर आपको पहुंचना है। एवरी लेवल, हर लेवल फॉलो करेगी डायरेक्टिंग। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, अब ये तो हमने देख लिया कि मैनेजमेंट ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस है, जितने भी स्टेप है, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही होंगे। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेवल 1 का बंदा बताएगा लेवल 2 को कि ये सारे काम ऐसे होने चाहिए, लेवल 2 को बताएगा लेवल 3 को कि ये काम ऐसे होने चाहिए, लेवल 3 का बताएगा लेवल 4 को कि ये काम ऐसे होने चाहिए। तो ये क्या होती है, टॉप से बॉटम की तरफ मूव होती है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग क्यों चाहिए। एक्शन टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो हमें गोल अचीव करना है, कैसे करना है वो हमको कौन बताती है, डायरेक्टिंग, तो उसके लिए हमको ये चाहिए। इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। अब देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ये पेन बनता था, ठीक है। अब हर इंसान इसको अलग तरीके से बना देता था। कोई तो इसे हाथ से ही बना देता था, कोई इसे मशीन से बनाता था, कोई इसको बनाता ही नहीं था, कोई एक पेन बनाता था पर 10 दिन ले लेता था। तो हर कोई अपने हिसाब से काम करना था, लेकिन हमको क्या करना था, हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना था। तो हमने क्या किया, लोगों को पता है कि भाई देखो, इसे मशीन से बनाना स्टार्ट करो, उससे ये जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा और आप बहुत कम मेहनत करके इसको बना पाओगे। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल एफर्ट्स को कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स में। इसके बाद फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को पता होगा कौन सा काम कैसे करना है, तो वो अपना फुल पोटेंशियल दे पाएंगे, वो अपनी पूरी ताकत से काम कर पाएंगे। नीडेड चेंज, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत होती है, तो वो कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स करता है। ह्यूमन रिसोर्स को गाइड कौन करता है, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग बेसिकली नीडेड चेंज को भी फुलफिल करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, अब हमारे जो ह्यूमन, आप पढ़ते हैं कि डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग को लाना है तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हर कोई इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान 100 यूनिट बना सकता है लेकिन बनाता केवल 10 है। हर इंसान को अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देना है, अगर वो 100 बना सकता है तो उसको 100 ही बनानी चाहिए। इसके बाद हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एक एम्प्लॉय था मिस्टर एक्स। अब वो क्या करता था ना, वो पूरी मेहनत से काम करता था, पर उसका एक सपना था कि यार मेरे पास अपनी एक कार होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको वो कार कभी मिल ही नहीं पाई। तो जो वो मेहनत से काम करता था, उसकी मेहनत में धीरे धीरे कमी आ जाएगी ना, वो सोचेगा यार मेरा ऑब्जेक्टिव तो पूरा ही नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ लेते हैं, कंपनी थी एक्स। अब कंपनी क्या कह रही है, यार एम्प्लॉय मेहनत से काम तो कर रहा है पर मेरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव और जो एम्प्लॉय है, उन दोनों का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, जब जाके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा और एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए, जब जाके दोनों एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, एक इंसान है, उसको सब कुछ आता है, सब कुछ सही है, उसको डायरेक्टिंग के लिए सलाह मिलती है। किन से मिलती है, एक्स से मिलती है और वाई से मिलती है। ये रहा वो इंसान। अब ये जो सलाह मिल रही है ना, ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं एक्स की बात मानूं या वाई की बात मानूं। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब एक इंसान से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए सिर्फ। इसके बाद
एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक्स। देखो डायरेक्टिंग की कुछ टेक्निक्स होती है जो कि अभी हम पढ़ेंगे, उनको अच्छी तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी डायरेक्टिंग भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी तरीके से फॉलो होगी। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना डेली 2 घंटा पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपने इस 2 को 1 पढ़ लिया, आप 1 घंटा डेली पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो ये क्या हुआ, मैंने तो सही बोला, आपने भी सही पढ़ा, लेकिन किसी और की गलती की वजह से ये 2 1 में बदल गया। तो अब क्या हुआ, यहां पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एरर हो गया। मैं सही बात बता रहा हूं, आप सही से पढ़ भी रहे हो, लेकिन ये जो गलती हो रही है इसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो इफेक्ट आ जाएगा ना। इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए। यूज ऑफ इंफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो इंफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फॉर्मल होती है जो कि मैनेजमेंट बनाती है, ये मेरा बॉस है, मैं इसका एम्प्लॉई है, ये तो हो गया फॉर्मल। लेकिन अब क्योंकि मैं इस बॉस के साथ ना रोज काम करता था, तो ये बॉस और ये एम्प्लॉई दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम ऐसे ही बना लेते हैं यारी दोस्ती वगैरह में। अब जो 2 दोस्त है और 2 दुश्मन है, ये 2 दोस्त एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ये 2 दुश्मन एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यारी दोस्ती है, अगर वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो डायरेक्टिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के बीच यारी दोस्ती हुई है, उसका यूज लेना पड़ेगा डायरेक्टिंग के अंदर, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो कर पाए। इसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप मतलब कोई बॉस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए रूड होना चाहिए, एम्प्लॉय से बात नहीं करता, उनको डांटता रहता है। एक अच्छा लीडर होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज अपना काम कर पाए। फ्लो थॉट, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक बॉस है वो एम्प्लॉय को बोले जा रहा है, उनकी सुन नहीं रहा। ऐसा भी होना चाहिए कि एम्प्लॉय अगर कुछ बोले तो लीडर को या फिर जो बॉस है उसको सुननी चाहिए और उस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। क्या पता एम्प्लॉय सही बोल रहा हो। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट। डायरेक्टिंग के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट या सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, मैंने एक एम्प्लॉय को काम दिया, अब मैं देखूंगा कि यार वो इंसान सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सही से नहीं कर रहा तो उसको करेक्ट कर दूंगा, उसको हम बोलते हैं सुपरविजन। सबऑर्डिनेट ओवरसीन बाय सुपीरियर, जो उसके ऊपर है, जो बॉस है, वो देखेगा कि एम्प्लॉय जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स, मतलब अगर ये सही से काम नहीं कर रहा तो उसको सही से काम करने पे मजबूर करेगा, उसको बताएगा कि भाई सही से काम ऐसे कर। इसके बाद देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, फ्रेंडली रिलेशनशिप। अब बॉस अगर एम्प्लॉय को सही करेगा, करेक्ट करेगा, एम्प्लॉय भी कुछ नया सीखेगा, तो उससे क्या बन जाएगी, इनकी रिलेशनशिप बन जाएगी अच्छी। लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, अब मैनेजर एक बार काम देके वर्कर से पूछे भी ना अगर, तो उनके बीच में कुछ लिंक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो पूछता रहेगा बार बार तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, लिंक। इसके बाद की रोल बिटवीन मैनेजिंग ग्रुप्स, जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उसके अंदर एक बॉस को तो बैठना पड़ेगा, एक सबऑर्डिनेट को तो बैठना पड़ेगा, उसके बाद उसे ओवरसी किया जाएगा पूरे ग्रुप को, उसके अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद परफॉर्म अकॉर्डिंग टू टारगेट, अब हम टारगेट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज ये टारगेट के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसको हम टारगेट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग, अब क्योंकि ये इसको मॉनिटर करे जा रहा है बार बार, तो ये इसको ट्रेनिंग भी दे सकता है ना जॉब के साथ साथ। जैसे ये पेन बनाता है, ठीक है, तो इसको बता सकता है कि अरे इस पेन को ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो उसको एक तरह से ट्रेनिंग भी मिलती जा रही है। हाई मोरल, अब जो एम्प्लॉय है वो देखेगा यार मेरा बॉस मेरे ऊपर कितना ध्यान दे रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, मुझे कुछ सिखा भी रहा है, तो उसका मोरल जो है वो हाई रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करेगा। फीडबैक, अब हो सकता है बॉस भी यार कुछ चीजें तो गलत करे, तो एम्प्लॉय भी बॉस को बता सकता है, फीडबैक उसको दे सकता है कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो इस काम को। अब हमारा सेकंड एलिमेंट आता है डायरेक्टिंग का, जो कि है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हम सबको पता है, हम वीडियोस भी देखते हैं मोटिवेशन के बारे में कि कैसे हम अपने काम को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर जो काम करने का हमारा मन नहीं करता उसको हम कैसे कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, हम एक्ट और मूव कैसे कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। ये दो तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल हो सकता है मैं किसी को बोनस दे दूं, मैं किसी को डियरनेस अलाउंस दे दूं कि तेरे घर के लिए मैं रेंट पे कर दिया करूंगा, ये सब हो गया फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल हो सकता है मैं उसे इनिशिएटिव दे दूं कि हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया काम किया, या फिर मैं उसकी 4 लोगों में तारीफ कर दूं तो भी वो मोटिवेट हो जाएगा। तो कौन सा होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। इसके बाद 3
टर्म आती है। एक होता है मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव एक तरह से गोल होता है। अब मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूं तो मेरा कुछ गोल है ना। मैं एक बॉस हूं, मेरा जो एम्प्लॉई है मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूं। मेरा गोल है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव हो जाए, तो ये हुआ मेरा मोटिव। इसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन अभी हमने पढ़ लिया कि उसको कैसे मैं काम करने पे मजबूर करूं या फिर कैसे वो हमारे लिए काम कर सकता है। मोटिवेटर कौन हुआ? मोटिवेटर हुआ मैं जो मोटिवेट कर रहा है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये क्या करती है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। चेंज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। हम जो नेगेटिव पर्सन है उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं मोटिवेशन से। रिड्यूस कॉस्ट। अब इंसान मोटिवेट रहेगा, वो और अच्छे से काम करेगा, तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। अब कोई भी इंसान मोटिवेट है, उससे मैं कल को बोल दूं कि भाई कल से तुझे जिम जाना है, वो कल से जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उन्हें भी तो हमें अप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के ऊपर। अगर वो इंसान मोटिवेट है तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेगा, नहीं है तो नहीं करेगा जल्दी जल्दी। तो ये क्या होगा? अगर मोटिवेट है तो वो चेंजेस करेगा स्मूथली अप्लाई अपने ऊपर। इसके बाद आते हैं फीचर्स। इंटरनल फीलिंग। अब मैंने क्या करा? मैं मार्केट किया और 1 किलो मोटिवेशन खरीद के लिए आया। हो सकता है ऐसा? नहीं पॉसिबल। जो मोटिवेशन है वो इंटरनल फीलिंग होती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है? गोल को अचीव करने के ऊपर काम करता है। मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैं मोटिवेट करता चला जाऊं किसी को तो वो हो सकता है पॉजिटिवली अच्छा काम करने लगे, पर हो सकता है मैं मोटिवेट करता चला जाऊं वो सोचे अरे ये तो अपना काम निकलवाना चाहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है मोटिवेशन। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब मोटिवेशन ना सिंपल प्रोसेस नहीं है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी वीडियो कभी ना कभी तो जरूर देखी होगी कि हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या किसी और चीज के ऊपर हम डिप्रेशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं वगैरह वगैरह। पर कभी आपको एक जवाब मिला जैसे 2 + 2 कितना होता है? 4। ये तो मैंने आपको जवाब बता दिया एक सिंपल। पर क्या आपको कभी किसी ने आंसर दिया कि इस चीज का ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन दिए पर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दिए। कई बार तो हमारे समझ ही नहीं आए। तो जो मोटिवेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब मोटिवेशन के अंदर ही हमारा एक और टॉपिक आता है, मार्शलो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब अगर हमें किसी इंसान को मोटिवेट रखना है तो उसको क्या क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। देखो, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, घर, कपड़ा, गाड़ी, बेसिक नीड जो होती है वो। उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। हर इंसान को फील होना चाहिए भाई अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए वो बाहर निकले लोग बंदूकें चला रहे हैं, खुले में चला रहे हैं या फिर तलवार लेके घूम रहे हैं। उसको सेफ्टी फील होनी चाहिए अपने आप में। बिलोंगिंगनेस नीड, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, उसके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो वगैरह वगैरह। उसके बाद एस्टीम नीड्स, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए अपने लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद को ही वो बेकार मानता हो। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका मतलब हर किसी इंसान की ग्रोथ भी उसकी होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं अगला एलिमेंट जो कि है लीडरशिप। सबसे पहले लीडरशिप का मतलब देखते हैं। लीड पीपल टू वर्क। कोई भी काम कैसा करना चाहिए वो एक लीडर बताता है, उनको लीड करता है, किनको? एम्प्लॉइज को। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग या डेमोक्रेटिक लीडर। 2 टाइप के लीडर होते हैं, एक पार्टिसिपेटिंग या फिर डेमोक्रेटिक लीडर। इसका क्या होता है? जो लीडर होता है ना वो इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉइज को भी। मतलब उनसे भी पूछेगा कि भाई ये काम ऐसे कर सकते हैं हम, उनको भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व करेगा, ना कि उनको सिर्फ जवाब देगा। उसके बाद लेजेस फेयर या फिर फ्री रेन लीडर। इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि ये लीडर सिर्फ ऑर्डर देगा, भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, बस सिंपल। लेकिन यहां पे क्या कर रहा था? यहां पे क्या कर रहा था? यहां पे कर रहा था इन्वॉल्व। यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बस क्या दे रहा है? ऑर्डर। इसके बाद देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है। इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर। जो पीपल्स हैं उनके बिहेवियर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, उनको अच्छा काम करने पे मजबूर करता है। पर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बनती है। की रोल इन चेंज। अगर चेंज आता है तो लीडर क्या करता है? दोबारा से लीड करता है अपने एम्प्लॉइज को, जिससे कि उस चेंज को वो क्या कर सके? एडोप्ट। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, 2 एम्प्लॉइज की लड़ाई होती है तो उसको सुलझा भी सकता है। ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग भी दे सकता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस अदर। इंपॉर्टेंस की तरह इन्फ्लुएंस अदर मतलब कि लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। चेंजेस को एडॉप्ट कराने में हेल्प करेगा। रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। कॉन्टिन्यूअस, मैनेजमेंट का है तो कॉन्टिन्यूअस तो ये रहेगा ही। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? फिजिकली गुड। फिजिकली वो गुड होना चाहिए, मतलब पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकली नॉलेज। अब पर्सनैलिटी से काम नहीं चलेगा, उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए।
इंटीग्रिटी मतलब वो अपने आप को भी कुछ मानता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अपने आप को फुद्दू मान रहा है, लोगों को जाके लीड कर रहा है। इसके बाद इनिशिएटिव, लोगों को उसे इनिशिएटिव देना भी चाहिए और खुद को भी लेना चाहिए कि ये काम मेरी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मोटिवेशन, उसे मोटिवेट करना भी आना चाहिए लोगों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डिसीजन, अच्छे डिसीजन ले सके। सोशली अच्छा रह सके। अब पढ़ते हैं डायरेक्टिंग का लास्ट एलिमेंट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को एक इंसान से दूसरे इंसान पर पहुंचाना। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ये फॉर्मली हो सकती है, इनफॉर्मली हो सकती है। फॉर्मली मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो बॉस है और जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय बॉस को इंफॉर्मेशन इस तरीके से देगा। इनफॉर्मल मतलब ये दोनों ना दोस्त हैं, घर पे जा रहे थे एक साथ, इसने इसको इंफॉर्मेशन दे दी, या फिर ये एक साथ खाना खा रहे थे, इसने इसको इंफॉर्मेशन दे दी। तो फॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन ने बताया बॉस एम्प्लॉय, और इनफॉर्मल दोस्त बन गए या जो भी बन गए, उससे उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेंडर, सबसे पहले भेजने वाला होना चाहिए। मैसेज, कुछ चीज जानी चाहिए, मैसेज भेजना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, कुछ था ही नहीं बताने को, तो मैसेज होना चाहिए। एनकोडिंग मतलब कि मैं किस तरीके से बता रहा हूं मेरे को ये भी बताना चाहिए। मीडिया, मैं किस मीडियम से उसको भेज रहा हूं, ईमेल कर रहा हूं, अपने मुंह से बोल रहा हूं, फोन कर रहा हूं, वगैरह वगैरह। डिकोडिंग, उसको ये चीज समझ भी आनी चाहिए। रिसीवर, एक सुनने वाला भी होना चाहिए। फीडबैक, वो मुझे फीडबैक भी दे सकता है। उसके बाद नॉइज, नॉइज भी होनी चाहिए। नॉइज मतलब मुंह की नॉइज नहीं, नॉइज में हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे मुंह की नॉइज, या फिर फोन के ऊपर जो नॉइज जा रही है वो, या फिर हम जैसे ईमेल कर रहे हैं तो वो भी एक तरह की नॉइज हो गई। अब इंपॉर्टेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैरियर, बैरियर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के बैरियर होते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है? अगर हम इस इंसान के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यहां पे बीच में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिगड़ जाता है, तो उसको हम बैरियर बोलते हैं। सिमेटिक बैरियर, सिमेटिक बैरियर होते हैं जैसे मैं एक इंसान को ऐसे कह रहा था, उसने सोचा हाय कर रहा है, पर पता मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था मेरे 500 रुपए कब देगा। तो ये होता है सिमेटिक बैरियर, जो मैंने हाथ के गेस्चर से किया या फिर मेरे एक्सप्रेशन वगैरह से जो हुआ। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर वो होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं बिना किसी नॉइज के। जैसे मैंने उस इंसान के सामने मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तो वो समझ गया यार इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना कभी कभी दिक्कत आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी नेट ही नहीं चलता, मैंने ईमेल टाइप की लेकिन वो दूसरे इंसान के पास पहुंची नहीं, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। उसके बाद पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर जो मेरे खुद के बैरियर हो सकते हैं। मेरे को बोलना था एक्स, मैंने बोल दिया वाई, तो ये क्या हो गया? मेरा पर्सनल बैरियर।